हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस है आपका आरबीएसई बोर्ड 10th क्लास और समकालीन भारत की जो बुक है आपकी यानी जियोग्राफी की, उसका अंदर पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इसमें हम देखते हैं संसाधन क्या होते हैं और उनका विकास किस प्रकार हम कर सकते हैं और किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि संसाधन क्या होते हैं, पहले तो ये आपको समझना होगा। संसाधन वो होते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन है उसकी आवश्यकताओं क्या कर सके, पूर्ति कर सके। उन संसाधनों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो संसाधनों का वर्गीकरण दिया गया है। तो पहले वो आपका चित्र 1 है, उसमें देख लो जो भौतिक पर्यावरण है, मानव है, संस्थाएं हैं, प्रौद्योगिकी है, उसके बारे में उसका अंतर संबंधित आप में चित्र 1 में दिया गया है। और चित्र 2 में इन संसाधनों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो इस वर्गीकरण को देखते हैं। पहले आपका है संसाधन। तो संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। एक तो आपका प्राकृतिक है और दूसरा आपका मानवीय है। तो प्राकृतिक भी क्या है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया और मानवीय भी क्या है, 2 भागों में डिवाइड है। तो प्राकृतिक कौन कौन सा, एक तो नवीकरण योग्य और जो एक है अनवीकरण योग्य। तो नवीकरण किसको बोलते हैं, जिसको पुनः वापस हम दोहरा सकते हैं, मतलब वापस इसको उत्पन्न किया जा सकता है, उसको हम यूज में कर सकते हैं। जैसे सतत अथवा प्रवाह है और जैव। सतत अथवा प्रवाह में जैसे पवन है, जल है, उसको। जैव में क्या, जैव को फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको हम वापस क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। वन्य जीव है उनकी आप क्या कर सकते हो, वृद्धि कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वनों की जीव में हम उनका संरक्षण करके। फिर आती है अनवीकरण योग्य में। तो अनवीकरण योग्य क्या होती है, देखो एक तो होता है पुनः चक्रीय, एक होता है अचक्रीय। पुनः चक्र मतलब जिसका चक्कर वापिस से हम कर सकते हैं। जैसे धातु है, धातु को हमने मिक्स कर दिया, मिश्रण बना दिया, तो फिर वापस क्या कर सकते हैं, उसको हम धातु में रूप में अलग कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी प्रकार जैसे अचक्रीय जीवाश्म ईंधन है, जो जीवाश्म आपका पेट्रोल है, डीजल है या फिर जो कोयला है, वो एक बार आपके खत्म हो गए तो फिर आप उसको वापस दोबारा से नहीं बना सकते। हाँ, उसमें क्या करते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं बनने में, इसलिए वो अचक्रीय हो गया, मतलब आप उसको वापस प्राप्त या वापस बना नहीं सकते। और पुनः चक्रीय में क्या होती है, आप उसको वापस बना सकते हो। फिर मानवीय के अंदर देखते हैं, मानव द्वारा जो इन संसाधनों के लिए जो संरचना या जो संस्थाएं विकसित की है या मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर जो इसका डिवाइडेशन किया है, वो आता है मानवीय के अंदर। तो इसमें 2 भागों में डिवाइड है, एक तो संरचना एवं संस्थाएं और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। तो इसके आगे हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। एक समापत्ति आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर है, उसको हम देखते हैं। चलो आगे। तो हम पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो इस उत्पत्ति के आधार पर इस संसाधनों का क्या किया गया है, वर्गीकरण क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले वर्गीकरण में हम देखते हैं आपका उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन सा है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन कौन से होते हैं, जिनकी जीवमंडल से प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इसमें क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है, मतलब सजीव होता है, इसमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे आपका मनुष्य है, वनस्पति जात है, आपके जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति घास फूस वो है। प्राणी जात है, जितने भी जो प्राणी है वो। मत्स्य जलचर, जो जल में रहने वाले मत्स्य जीव वो। और जो आपका पशुधन है वो किस में आते हैं, आपके जैव संसाधन में। आपके एग्जाम में दृष्टि से ये जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ जाता है कि जो प्राणी जात है वो जैव संसाधन है या अजैव संसाधन। इसी प्रकार अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। कौन सी वस्तु से, जो निर्जीव है, जिनमें कोई जीव नहीं है, जैसे चट्टाने हैं और आपकी धातुएं हैं। तो आपको पूछा जाए कि धातुएं जैव संसाधन है अजैव संसाधन, तो कौन सी हो जाएंगी, अजैव संसाधन। फिर दूसरा टॉपिक है आपका इसका वर्गीकरण में समापत्ति के आधार पर, उसकी समाप्ति के आधार पर कितने भागों में इस संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। तो पहला आपका है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। तो नवीकरण योग्य संसाधन है उसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है आपकी, और जल है, वन है, वन्य जीव है। यह क्या है, नवीकरण। इसको नवीकरण इसका मतलब उसको दोबारा आप कर सकते हो। सौर ऊर्जा है जो पवन ऊर्जा, उसको नवीकरण बनाई जा सकती है। और अनवीकरण योग्य जैसे जीवाश्म ईंधन है आपका, ये अनवीकरण है, इसको आप फिर वापिस से नहीं बना सकते। जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए आप इसे नहीं कह सकते भाई नवीकरण है। तो आपको पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन है तो वो कौन सा है, अनवीकरण योग्य संसाधन है। चलो तीसरा हम देखते हैं। तो देखो स्वामित्व के आधार पर इस संसाधनों को क्या किया गया है, वर्गीकरण भी किया गया है।
तो स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण है, एक तो व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सॉरी 4 प्रकार से, और एक राष्ट्रीय संसाधन और एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब कौन कौन से, देखो व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति के अधीन जो संसाधन है, व्यक्ति के अधीन जो उनका पूरा स्वामित्व व्यक्ति का किसी का, उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसी का घर हो गया, उस व्यक्ति का अधिकार है, उसका बाग हो गया, चारागाह हो गया, उसके घर का या खेत का जो कुआं हो गया, वो किस में आएंगे, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। फिर बात करते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले, समुदाय का, किसी एक विशेष समुदाय का क्या होना, इस उस संसाधन पर अधिकार या उसका स्वामित्व होना। जैसे सम्मिलात भूमि में कौन कौन सी है, चारण भूमि है आपकी, जो गोधन आपका या जो गाय वगैरह है वो चरती है, आपके जो चारागाह है उसको शमशान भूमि है समुदाय की, वो तालाब है आपका, आपके गांव का या जो समुदाय का सार्वजनिक पार्क है, पिकनिक स्थल है और खेल का मैदान है, किस में आ जाएंगे, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के अंतर्गत। राष्ट्रीय संसाधन, किसी एक राष्ट्र के अधीन या उनका स्वामित्व होना जिन संसाधनों पर, वो क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रीय संसाधन। कौन कौन सी, सड़कें हैं, NH है, SH है, किसका अधिकार है, राष्ट्र का। नहरें, आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, क्या है ये नहरें किसका अधिकार है इस पे, किसी एक राष्ट्र का। रेल लाइन, आज इंडियन रेलवे किसके दिन है, भारत के पूरा, इसमें एक भारत एक राष्ट्र का क्या है, अधिकार है इस पे। खनिज पदार्थ अपने जो खनिज वगैरह है, सोना चांदी। जल संसाधन, जितने भी आपके जल संसाधन है, नदियाँ तालाब वगैरह, वो। वन है, वन्य जीवन है आपका, जितने वन है या वन्य जीवन है उनको संरक्षण करती है सरकार। राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, जो राजनीतिक सीमा है उसके अंदर जो जितनी भी हमारी सारी भूमि है, जमीन है, वो जैसे 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर। जो समुद्र के जो तटीय क्षेत्र है, जो आपका तटीय क्षेत्र है नीचे का, उस तटीय क्षेत्र से कितनी दूरी, 22.2 किलोमीटर यानी 12 समुद्री मील। ये क्या है, राजनीतिक भूमि है, यहाँ तक अपना भारत का सेक्टर है, ये मतलब भारत की अपनी भूमि है और राजनीतिक सेक्टर है, वहाँ पे हम कुछ भी अपना कार्य प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, भाई अंतर्राष्ट्रीय, जिस पे क्या हो, सभी देशों का अधिकार हो या फिर जिस पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। भाई इस समुद्र के अंदर इस भारत की कितनी दूरी तक भारत अपना प्रोजेक्ट चला सकता है, खनन कर सकता है, कुछ भी, तो वो क्या आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 200 समुद्री मील, कितनी समुद्री मील, 200। अब यहाँ तक आ गई, तो यहाँ से ये 200 समुद्री मील, ये 200 समुद्री मील तक, अब जिसको क्या बोलते हैं, अपवर्जक आर्थिक सेक्टर, क्या बोलते हैं, अपवर्जक आर्थिक सेक्टर। हम इसको 9th क्लास की जो आपकी जियोग्राफी की बुक है उसमें जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, तो अपवर्जक आर्थिक सेक्टर, समुद्री मील, इसको सारे को हम डिटेल से पढ़ने की वहाँ कोशिश करेंगे, उसको डिटेल से समझेंगे। इसी के अंदर क्या है आपका, कि जो अपना हिंद महासागर है, यहाँ जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, जो हिंद महासागर पूरा है, इस हिंद महासागर में भारत क्या करता है, मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करता है। इसी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के स्वामित्व के आधार पर कौन करता है यहाँ पे, भारत। इस आपकी इस अपवर्जक आर्थिक अपवर्जक सेक्टर में मैग्नीज ग्रंथियों क्या करता है, खनन करता है। तो अब है विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इन संसाधनों का वर्गीकरण अब विकास के आधार पर है, तो इसमें 4 प्रकार से, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और सिंचित कोष। NCERT में इसमें सिलेबस डिटेल से इसकी थ्योरी दी गई है, लेकिन इन चारों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। संभावी, जो संभावी संसाधन है, जैसे जैसलमेर में, बाड़मेर में आपका जैसे पानी की खोज की गई, तेल भंडार है, संभाव है, मतलब संभावना उसकी अभी है कि अब वो आगे भविष्य में आपके काम आने वाले। विकसित संसाधन, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, गुणवत्ता और मात्रा क्या की जा सकी, उसकी निर्धारित की जा सकी है, वो है आपका विकसित संसाधन। भंडार, जो भंडार हैं, मतलब उनके आपके भंडार तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको प्रयोग करना आपको बाकी है, उसका संरक्षण या संश्लेषण करके आप प्रयोग कर सकते हो, वो आप भंडार संसाधन में आते हैं। और सिंचित कोष, जिसका सिंचित कोष है उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हो, मतलब चारों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस प्रकार आपका H2O के अंदर जो आपका H2 और ऑक्सीजन को अलग करना होता है, फिर जल बनाना, तो उसी प्रकार ये कोषों जिसके आप अलग अलग उसको मतलब दैनिक जीवन में आप काम में ले सकते हो। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास। क्या होता है सतत पोषणीय विकास, NCERT में इसकी परिभाषा दी गई है। अर्थ इसका है कि वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचे, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए
और जो वर्तमान जो विकास की प्रक्रिया है, मतलब ऐसा विकास होना चाहिए कि जो आपको पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, और जो वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया चल रही है आज आपके इस विश्व में, या जो बाहर देश है, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विकास चल रहा है, वो क्या करे, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता है, जो भविष्य की जो पीढ़ी आने वाली है उनकी भी आवश्यकता होगी, तो उन आवश्यकताओं की अवहेलना न करे, ऐसा विकास होना चाहिए। तो वो किस में आता है, आपका सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आता है। इसी के चलते एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर। तो रियो डी जेनेरो आपका एक शहर है, कहाँ का, ब्राजील का, कहाँ का, ब्राजील का, जहाँ पे जून 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और इसमें 100 देशों ने के लिए भाग लिया, तो 100 देशों का समूह इसमें उपस्थित हुआ। इसका आयोजन किसने किया, क्यों किया, देखो, विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इसका आयोजन किया गया। भाई इस पृथ्वी सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्यों करना पड़ा, तो इसका कारण ये था कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसकी समस्याएं हैं, उसको आपको हल ढूंढना है। भाई इससे जो ओजोन आज पर्वत है उसमें छेद ज़्यादा से बढ़ता जा रहा है, कैसे कम किया जाए, तापमान आप में पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, इन सभी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए क्या किया गया, इस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें क्या है, भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर भी क्या जताएगी, सहमति जताएगी, किसमें, इस पृथ्वी सम्मेलन में। जो भूमंडलीय वन सिद्धांत है, मैंने जो अभी बताया, उन सभी सिद्धांतों पर क्या जताएगी, सहमति जताएगी। जो 100 देश थे उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की। और इसमें यह भी कहा कि 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास, ये सतत पोषणीय विकास है, इसके लिए एजेंडा 21 को क्या मिल गई, स्वीकृति मिल गई। मतलब एजेंडा 21 क्या है वो हम देखते हैं आगे। उसमें क्या है, एक कार्य सूची बनाई गई कि इन कार्यों को आपको निपटना है, और एजेंडा 21 में ये भी किया गया कि अपने जो स्थानीय स्तर पर है एजेंडा 21 बनाया जाए। तो चलो अब देखो हम देखते हैं एजेंडा 21, हमने पृथ्वी सम्मेलन पढ़ लिया, अब एजेंडा 21 देखते हैं। तो रियो डी जेनेरो वही शहर है ब्राजील का, और वही 1992 के अंदर एजेंडा 21 तैयार किया गया उसी पृथ्वी सम्मेलन के अकॉर्डिंग। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा, जो अलग अलग 100 राष्ट्र थे उनके जो अध्यक्ष थे, जैसे हमारे देश के अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री मोदी है। तो उसी प्रकार तो उसी राष्ट्र अध्यक्षों ने क्या किया गया, स्वीकृति दे दी, किसको, एक कार्य सूची बनाएगी एजेंडा 21 के तहत। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ये आप नाम याद रखें, और ये इसकी शॉर्ट में, ये जरूर आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कार्य सूची बनाएगी समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों, सभी जो इसमें जिम्मेदारियां हैं के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, विश्व क्या हो, सहयोग हो, पर्यावरण क्षति, पर्यावरण के द्वारा अगर कोई क्षति हो गई, कोई नुकसान हो गया, भूकंप हो गया, अकाल हो गया, या कोई आपकी सुनामी वगैरह आ गई, या फिर आपकी महामारी वगैरह आ गई, गरीबी हो गई, किसी देश ज़्यादा गरीबी बढ़ती जा रही है, उसको सहयोग करके क्या करना, उसको ऊंचे स्तर पर लेके आना। रोगों से निपटना, वर्तमान में कौन सा चल रहा है आपका, कोरोना महामारी चल रही है ना, कौन सा वेरिएंट आ रहा है अभी, तीसरी लहर आ रही है, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया इसका। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। और फिर आता है इसका उद्देश्य कि एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है। तो एजेंडा 21 का उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना क्या करे, अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत को भी क्या करना चाहिए, अपना एक एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए, ताकि उसमें कार्य सूची बनाए कि इन कार्यों क्या करना चाहिए, हमें इसको हटाना चाहिए, या फिर नुकसान हो रहा है कुछ, उसको अपन सहयोग करके, किसी अगर राज्य एक विशेष में हो रहा है तो उसका राष्ट्र क्या करे, सहयोग करे। संसाधन नियोजन, अब बात करते हैं संसाधन नियोजन की। तो वो खनिज कोयला है, कहाँ पे, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको कोयला क्या मिलेगा, खनिज के रूप में कोयला मिलेगा। कहाँ पे, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ऐसे सेक्टर है, थोड़ा नागपुर पटार है, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कोयला मिलेगा। तो वहीं दूसरी जगह जैसे जल संसाधन की बात करें तो वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको अलग अलग, भारत एक विविध परिस्थितियों वाला देश है, तो पारिस्थितिकी वाला देश है, तो वहाँ पे क्या है कि कहीं पे कोई खनिज या संसाधन की मात्रा ज़्यादा है तो कहीं सेक्टर में क्या है, कम है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे आपके जल संसाधन की ऐसे देखें तो कमी है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जल संसाधन की
पर्याप्त मात्रा है। यहाँ पे क्या है, कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब हम बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण की। संरक्षण किसने, कौन सा आयोग, कौन सी पुस्तक क्या था और उसका संवर्ग के बारे में हम देखते हैं। तो चलो, तो अब हम बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का संरक्षण की बात करें तो इसकी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत है वो क्लब ऑफ रोम ने 1968 में की। ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत है वो सबसे पहले क्लब ऑफ रोम 1968 में की थी। फिर बात करें 1976 में सोमेश्वर ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखी, इस सोमेश्वर ने लिखी 1976 के अंतर्गत। और ये जो पुस्तक थी वो गांधी दर्शन की पुनरावृत्ति करती है। गांधी जी ने इन संसाधनों के संरक्षण पर एक बात कही थी कि हमारे देश में इतना संसाधन पर्याप्त है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की क्या कर सकता है, जरूरतों की पूर्ति कर सकता है, लेकिन किसी का पेट तो भर सकता है, लेकिन किसी का लालच या जो मन की लालच है उसकी पूर्ति वो नहीं कर सकता। इसी की पुनरावृत्ति किसने की थी, सोमेश्वर ने 1976 में, जिसकी पुस्तक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर एक आयोग आया था 1987 के अंतर्गत जिसका नाम था ब्रुटलैंड आयोग। उसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया, इसने भी क्या किया, जो हमने सतत पोषणीय विकास पढ़ा उसी की संकल्पना क्या की, प्रस्तुत की। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत किसने की थी, ब्रुटलैंड आयोग ने 1987 के अंतर्गत। इसी आयोग की रिपोर्ट पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम क्या था, हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य किसके आधार पर प्रकाशन किया गया, ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। 1987 सोमेश्वर ने पुस्तक जो की 1976 में, और ये कब था 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। अब इसका संरक्षण के बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं, भारत के बारे में और इसकी रिपोर्ट है वो देखते हैं। तो अब आगे देखो, इसमें क्या है कि एक रिपोर्ट है सामान्य भू उपयोग की, भूमि के उपयोग की जो रिपोर्ट है, एक तो 1960 और 61 की रिपोर्ट दी गई है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, और एक दी गई है आपकी 2014 और 15 की रिपोर्ट। इन दोनों में अंतर हमें इस रिपोर्ट के माध्यम से देखने के प्रयास करेंगे। सबसे तो उससे पहले का आप एक डायग्राम और दिया गया है कि जो भारत की जो भू आकृति है, जो भारत में जो भू है उसका उपयोग, जमीन का उपयोग, भूमि का उपयोग है वो किस प्रकार है। देखो, तो 43% भूभाग पर क्या है, आपके मैदान है, मैदानी भाग है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो आपका मैदान, उत्तरी मैदान बनता है, और जो प्रायद्वीपीय तटीय मैदान है वो कितना क्षेत्र है, 43% मैदानों के अंतर्गत है। फिर बात करें पर्वतों के अंदर तो 30% पर्वतों के अंदर आपका भूमि का उपयोग हुआ है, मतलब उसमें स्थान वो अपना घेरा हुआ है 30% पर्वतों में, और 27% पर क्या है, पठार है। भारत की बात की जाए तो 43% पर मैदान, 30% पर पर्वत और 27% पर क्या है, आपके पठार है। अब तो ये रिपोर्ट देखो 1960 और 61 और 2014 और 15 की रिपोर्ट है। तो इसमें वनों का कितना उपयोग हुआ है, कितनी भूमि उपयोग हुई है, इसमें 18.11%, और इसमें कितनी है 23.3%, मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, जो बंजर है और कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब अयोग्य, कृषि के लिए वो अयोग्य, वो कितनी ही 18.11%, और अब कितनी है वो 5.5%, मतलब बंजर भूमि है या जो कृषि अयोग्य भूमि है उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत भूमि, गैर कृषि मतलब जहाँ पे कृषि न हो, इस कृषि के अलावा कोई भी प्रयोजन या कोई भी कार्य होते हो, वो अगर भूमि की बात करें तो उस 60 और 61 की जो रिपोर्ट थी उसमें था 4.95%, और अब कितना है 8.7%, कितना है 8.7%। देखो, अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, चारागाह है पशुओं के चरने के लिए स्थान है, गोचर भूमि है जो अपनी गाय वगैरह उनके चरने के लिए, जो पशुओं के लिए चरने की जो भूमि है उसकी रिपोर्ट 60-61 की रिपोर्ट के अनुसार 4.71% थी, और इस 2014 और 15 की रिपोर्ट में कितनी है 3.3% है। विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत सेक्टर, इन उपवनों, बाग बगीचे, फसल वगैरह, वृक्ष वगैरह हैं, उनके द्वारा जो भूमि का उपयोग हुआ है वह कितना हुआ है 1.50 या 50%, और इस 14-15 रिपोर्ट में कितना है 1%। कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्यता है, उस पर कृषि की जा सकती है, लेकिन उस पर कृषि अभी फिलहाल वर्तमान में नहीं हो रही है, तो वो क्या होगी कृषि योग्य बंजर भूमि।
रिपोर्ट के अनुसार 6.23% थी, उसमें क्या हुई है, कमी हुई है, अब वर्तमान में कितनी है, 4%। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन प्रति, जो प्रति मतलब जिसमें अभी 1 वर्ष से काम नहीं हो रहा, वर्तमान प्रति, और पुरातन प्रति जिसमें 1 से लेकर 5 वर्ष तक के बीच में उस पर कृषि कार्य नहीं हो, वो होता है पुरातन प्रति। तो इस प्रति भूमि के अतिरिक्त जो अन्य पुरातन प्रति है, भूमि है, वो 3.50% थी, और अब 14-15 रिपोर्ट के अनुसार कितनी है, 3.6% है। वर्तमान प्रति जो 1 साल से जिस पे कृषि बोई गई नहीं है, तो उसका रिपोर्ट थी, उसमें 3.76% था, और इस 14-15 रिपोर्ट में 4.9% है। शुद्ध निवल बोया गया सेक्टर, जहाँ पे फसल की बुआई हुई है उस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो था 42.46%, और इसमें बढ़ोतरी होकर कितना हो गया, 45.5%। तो अब हम भूमि, यह रिपोर्ट हमने देख ली है, अब हम बात करेंगे भूमि के उपयोग की कि प्रति क्या है, पुरातन प्रति क्या है। तो देखो भू उपयोग में क्या है, हमने जो आपका शुद्ध निवल बोया गया सेक्टर है, प्रति है, पुरातन प्रति, और वो तो हमने लगभग पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी प्रति भूमि देख लो आप फिर से एक बार। वर्तमान प्रति, पुरातन प्रति, क्या होती है वर्तमान प्रति? वर्तमान प्रति वो कि जिसमें 1 वर्ष या उससे कम समय में बोया गया, न बोया गया, मतलब आपने 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय में उसमें कोई फसल वगैरह नहीं बोई है, वो कौन सी हो गई, वर्तमान प्रति। और पुरातन प्रति जिसमें 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच में कोई आपने फसल बोई नहीं है, तो वो कौन सी हो गई, पुरातन प्रति भूमि। एक है शुद्ध निवल बोया गया सेक्टर, जहाँ पे आपने क्या की है, बुआई की है, वो सेक्टर। तो शुद्ध निवल बोया गया सेक्टर का प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पे, तो पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पे क्या की जाती है, आपकी खेती की जाती है। पंजाब और हरियाणा के अंदर 80% भूमि पे क्या की जाती है, खेती। और वहीं पे आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो आपके जो पूर्वी राज्य हैं, उन पर क्या की जाती है, केवल 10% भूमि पर ही क्या की जाती है, खेती की जाती है। आपके एनसीईआरटी का ये डाटा बताता है। तो देखो एक इसमें यह भी है कि राष्ट्रीय वन नीति, एक वन नीति लागू की गई 1952 के अंतर्गत। उसमें यह किया गया कि जो संपूर्ण सेक्टर है हमारे राष्ट्र का, उस पर केवल 33% भूभाग है, उस पर क्या होना चाहिए, वनाच्छादित या वनावरण होना चाहिए। कितने प्रतिशत पर, 33% भूभाग पर। आगे क्या है, देखो भारत में लगभग 13 करोड़ भूमि क्या है, निम्नीकृत। निम्नीकृत का मतलब क्या होता है, किसी न किसी कारण से उसका, जैसे अपर्दन के कारण हो गई तो वो रुक गई, उसमें कोई फसल वगैरह, या उसमें कोई फसल वगैरह नहीं हुई, या फिर जो वन हो गई, वनों के कारण वहाँ पे फसल वगैरह नहीं हुई, तो वनों के अंतर्गत निम्नीकृत हो गई। अपर्दन के कारण निम्नीकृत हो गई, जो नदियाँ वगैरह है उनके कटाव भाव के कारण जो निम्नीकृत हो गई, तो उसमें क्या है, 13 करोड़ भूमि क्या है, निम्नीकृत। जो भारत में है उसकी 13 करोड़ भूमि हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से क्या है, 28% भूमि किसके अंतर्गत निम्नीकृत है, वनों के अंतर्गत निम्नीकृत है। और 56% सेक्टर क्या है, जल अपर्दित, जल के द्वारा अपर्दन होना। जिसे आप राजस्थान की बात करो तो चंबल नदी सबसे ज़्यादा क्या करती है, मृदा का अपर्दन करती है, खंड बीहड़ बनाती है, इसलिए चंबल, ये भी एक इसका उदाहरण आप देख सकते हो, उससे रिलेटेड देख सकते हो। फिर देखो क्या है कि वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकृत, कि वनों का उन्मूलन, समझते आप कि वनों के कारण जो उन्मूलन है, या मतलब वहाँ के वन है उसको क्या कर दिया गया, उखाड़ दिया गया, क्योंकि वहाँ पर खनन सेक्टर की प्रभाव को देखते हुए। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और ओडिशा। आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा है। फिर अति पशुचारण, ज़्यादा पशु होने के कारण वहाँ की जो वनस्पति है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो पशु है उनको क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। इसलिए उसके कारण जो निम्नलिखित भूमि हुई वो कौन कौन सी, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंतर्गत। यह आप डेटा याद रखना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के अंदर वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकृत है, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंतर्गत किस कारण से भूमि निम्नीकृत है, अति पशुचारण के कारण। अब देखो अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकृत कहाँ पे है, अधिक सिंचाई के कारण, भाई ज़्यादा सिंचाई होने के कारण भी भूमि क्या हो जाती है, निम्नीकृत, मतलब उसकी खराब होना या फिर उसकी उर्वरता कम होना, वो भी है। तो वो है आपके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो पंजाब और हरियाणा से सटा हुआ आपका सेक्टर है। कौन कौन सा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
तो ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो रहेगा यहीं तक, और आगे का जो मैटर है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 लेके आएंगे और उसमें हम आगे का मैटर ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।